बच्चों कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय भी आप लोग पढ़ रहे हो उसके लिए विशेष तो वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा नीव चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर है ना स्टार्ट करेंगे बुक का। क्लास 12th का हम लोग जो है बुक रेनबो चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हुआ क्या कि लास्ट क्लास में भी रेगुलर इंग्लिश का लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहा है। उसका वजह ये है टेक्निकल ग्लिच। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज, बट अब से कंटिन्यू अपलोड होगा वीडियो। तो आज हम लोग जो है चैप्टर डिस्कस करेंगे 1, जिसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये चैप्टर का नाम है और इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पे हम कुछ लाइनें लिखे हुए हैं। उससे पहले हम चैप्टर का कुछ ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहला, ये जो चैप्टर है वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया ये है, जहाँ पर उन्होंने अपने बारे में, अपना थॉट्स के बारे में, अपना विचार जो है सभ्यता और संस्कृति के बारे में रखा है। क्लास 12th में ये टॉपिक का देने का कारण क्या है? हमारे इंग्लिश के लिटरेचर में अगर ये चैप्टर है तो आखिर क्यों है? आखिर कोई तो वजह होगा जहाँ पर हम इस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। जैसे आपके क्लास 12 के हिंदी बुक में भगत सिंह के बारे में है ना, तो उनको पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलता है। तो ये इंग्लिश में ये जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में है जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया, कुछ ना कुछ तो हम इसे सीखेंगे और सीख मिलता भी है। तो गांधी जी के बारे में पहले बता देते हैं। तो गांधी जी का जन्म जो होता है 1869 को होता है ना, आपको पता ही है। और इनका जो मृत्यु होता है वो 1948 में इनका मृत्यु हो जाता है। ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, लॉ का पढ़ाई भी पढ़ते हैं और वहाँ पर जा कर के बैरिस्ट्री करते हैं। किसी का केस के सिलसिला में वो जाते हैं कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। कुछ साल तक वहाँ गुजारते हैं मस्त। जब वहाँ साउथ अफ्रीका में वो जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो भारतीय लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो रहा था, बहुत अत्याचार उनके साथ में हो रहा था। वहाँ भी अंग्रेज का ही शासन था, जैसे उस समय में भारत में भी अंग्रेज का शासन चल रहा था और उसी समय में साउथ अफ्रीका में भी चल रहा था। तो जब ये बैरिस्ट्री करने के लिए यानी कि किसी केस के सिलसिला में गए थे कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा क्या कि जो भारतीय जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे जो है ना रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। रेसिज्म कलर को लेकर के, यानी कि ब्लैक एंड वाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंसेस था। समझ रहे हो ना? तो गांधी जी वहाँ पे रह करके वहाँ के भारतीयों को हक को दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, है ना, बहुत तरह के मूवमेंट वहाँ चलाते हैं, आंदोलन करते हैं। जब वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहाँ के भारतीयों को हक दिलाने में वो कामयाब रहते हैं, है ना, तब वो आते हैं साउथ अफ्रीका से भारत। 1915 में भारत आते हैं। जब भारत आते हैं तो 3 जगह पे सबसे पहले भारत के जाते हैं। और सबसे पहला जब आते हैं भारत में तो बिहार के एक ज़िला है चंपारण, वो आज भी है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, वहीं पे वो चंपारण में आते हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन में वो भागीदारी करते हैं। यहाँ पर जो किसान नील का खेती करता है, वहाँ पे अंग्रेज जो है उनसे ज़बरदस्ती नील का खेती करवाता है और फिर आपको पता है कि नील का खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाता है और भी चीज़ें हैं, इतिहास की बातें वहाँ पे नहीं बात होगा। तो यह गांधी जी 1915 में यहाँ पर आते हैं और नील की खेती करने वाले किसानों के साथ में वो सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ वो एक आंदोलन छेड़ते हैं। उसके बाद में वो जाते हैं कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद में वो खेड़ा जाते हैं, वहाँ भी गुजरात में ही है। तो इन 3 जगहों पर आने के बाद में वो जाते हैं और एक के बाद एक वो आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी 1915 से लेकर के 1948 तक पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि लीडिंग पूरा वही करते हैं, है ना। कुछ भी आंदोलन होता है तो वो क्या करते हैं, सब लोग उन्हीं का चेहरा को देख करके जो है सब लोग आंदोलन में आता है। जैसे गांधी जी आते ही अचानक से यहाँ पे आंदोलन छेड़ नहीं दिए थे। वो गांव-गांव में घूमे, लोगों से मिले, किसानों से मिले, है ना, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, सोसाइटी में हर तरह के लोगों से वो मिले और अपना कनेक्शन बिल्ड किए। लोगों को ट्रस्ट हो गया गांधी जी पर। वो जब भी कोई भी आंदोलन चालू करते तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी लेते, है ना। तो गांधी जी 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए।
समझ गए, लीड किए फ्रंट से। बहुत सारे थे, ऐसा नहीं है ना, हम सिर्फ गांधी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे हम गांधी के बारे में पढ़ रहे तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तब क्या हुआ कि गांधी जी अलग अलग जगहों पे जाते थे और अलग अलग तरह के भाषण देते थे, है ना। वो हमेशा ही भाषण देते थे, तो उनका उन्हीं भाषणों में से एक जो है ना, बहुत सारा भाषण देते थे, वो बहुत सारी किताबें लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, उन्हें लिखने का बड़ा शौक था। गांधी जी अपने बारे में कहते हैं क्या, वो एक बुक लिखे जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अपने लिटरेचर का अगर शुरुआत का इंट्रोडक्शन में अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है एक बुक लिखते हैं जिसका लिखा रहता है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। आप कभी आपको जीवन में मौका मिले तो जरूर पढ़िए वो बुक। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में, है ना, कुछ चीज़ें, बहुत कुछ रहता है। तो उसी में से ये जो आपका जो चैप्टर का जो टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वो उसी किताब से यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज एक्सट्रैक्ट? ये एक्सट्रैक्ट क्या है? देखिए, एक्सट्रैक्ट जैसे का मतलब कोई टुकड़ा, दैट मीन्स कि मानकर चलो कि आप जो है गए कहीं घूमने, ठीक है, और जो है आप मान के चलो चले गए नालंदा खंडर में घूमने, है ना, और वहाँ गए तो आपको कुछ अवशेष किस चीज़ का मिला जो पत्थर में है, बस आप उस पत्थर का एक टुकड़ा तोड़ करके अपने घर में लेके चले आए, तो वो हो गया एक्सट्रैक्ट। आपने उस पत्थर से क्या निकाल लिया? एक कोई अवशेष निकाल लिया, तो वो हो गया एक्सट्रैक्ट। आपने उस चीज़ में से एक टुकड़ा निकाल लिया जो ज़रूरी था। वैसे ही यहाँ पर उस कहानी, वो किताब, उस किताब जो है ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें से इस ऐसे को लिया गया, इसे ऐसे यहाँ पर बोला गया। समझ गए? ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे गांधी जी उसी किताब में बोलते हैं खुद के बारे में कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, कहीं ज़्यादा एक पॉलिटिशियन से। मतलब वो अपने आप को पॉलिटिशियन कम कहते हैं और अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या? स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, और लीडर का मतलब जो लीड करने वाला, जो क्या होता है, नेता होता है। नेता मीन्स कहने का वो पॉलिटिशियन और नेता नहीं, जो कोई आदमी आगे से बढ़ चढ़ के लोगों को उपदेश देता हो ना, जैसे धर्म गुरु उपदेश देने वाला है, धार्मिक उपदेश देने वाला। तो धर्म के बारे में वो बहुत ज़्यादा चर्चा करते थे। कौन? गांधी जी। वो नैतिकतावादी थे, है ना, वो नैतिक की बातें किया करते थे, मतलब मोरल चीज़ों के बारे में, मोरालिटी के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि हमें जो है दूसरों का हित के बारे में सोचना चाहिए, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे का अधिकार को सम्मान करना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट। इफ़ वी रिस्पेक्ट अदर्स राइट देन अदर्स विल रिस्पेक्ट आवर्स राइट। अगर हम दूसरे का अधिकार को सम्मान करते हैं तो दूसरे भी हमारे अधिकार को सम्मान करेगा। ऐसा गांधी जी का विचार था, और इसलिए वो अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा। वो अपने आप को कभी पॉलिटिशियन नहीं मानते थे, इसलिए आज़ादी के बाद भी वो बोले कि हम कोई भी पद नहीं लेंगे, हम किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे, और नहीं भी इन्वॉल्व होते, है ना। समझ गए? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वही चैप्टर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, ये शब्द आप तो पहली बार नहीं सुने होंगे, इससे पहले भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, दुनिया में कोई भी सभ्यता, वो चाहे भारतीय सभ्यता हो, वो मोहनजोदाड़ो सभ्यता हो, वो ओटोमन अम्पायर का सभ्यता हो, वो ग्रीस का सभ्यता हो, वो रोमन का सभ्यता हो, या कोई विश्व के कोई भी देश का कहीं का भी सभ्यता एक दिन में नहीं बनता। वो समय उसे लगता है, बहुत समय लगता है। एक सभ्यता को निर्माण होने में बहुत कुछ चीज़ें उसमें होता है ना। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, वहाँ का जंगल, वहाँ का नदी, वहाँ का पहाड़, है ना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीन, ये सब एक सभ्यता का एक हिस्सा होता है। उसी में ही आता है संस्कृति। संस्कृति क्या होता है? जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, हम किस तरह का हमारा खान पीन है, हम किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, हम किस तरह का एक्टिविटी करते हैं, हम पूजा पाठ से लेकर के चीज़ों का यूज़ करना, किस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, हम किस तरह का बातें करते हैं, हमारे समाज में बच्चों में किस तरह का इम्पैक्ट है, हम बुज़ुर्गों में हम किस तरह का बातें करते हैं, वो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में पूजा है, सुबह उठते ही हम पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, अपने माता पिता का चेहरा देखकर चरण को स्पर्श करते हैं। हाँ, बात अलग है कि आप लोग कुछ बच्चों करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो तो अपना अपना बात है, लेकिन ऐसा है ना। अब तो बच्चा आराम से सोए रहता है, स्कूल का टाइम हुआ, हम माँ बोली, तब रज़ाई में घुस गया, कान चापे हुए उठ गया। अब तो फ़ोन बगल में था, 3 बजे तक मस्त रील्स देखा, और उसके बाद में उठा और
आराम से बच्चा जा रहा है आ रहा है, कोई टेंशन एकदम चिल मार रहा है, और उसी बात से मम्मी गुस्साई और 2 थप्पड़ लग गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति का, तो ये जो किसी भी जगह कोई भी अगर हम बात करते हैं भारतीय सभ्यता का, तो एक दिन में हमारा सभ्यता बना नहीं, इसे बनने में काफ़ी समय लगा, है ना। बहुत कुछ चीज़ें होती है किसी एक सभ्यता का निर्माण में। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ हम यहाँ पे लाइनें लिखे हैं, जो हम लिखे हैं ना आपको कॉपी में नोट डाउन करना, ये समरी के जैसा है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक लाइन को। देखिए क्या है लिखा हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बिन रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी को द्वारा। इस बात को समझ गया। इन दिस एसे, यानी कि देखो इस चैप्टर को क्या बोला गया, एसे से बोला गया, इनके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को क्या बोला गया है, एसे बोला गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेकंड थिंग, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी, इस एसे में गांधी जी भारतीय सभ्यता का महत्व समझाए हैं कि आखिर भारतीय सभ्यता का महत्व आखिर है क्या, what is the importance of Indian civilization and culture। यानी कि इस एसे में, इस निबंध में गांधी जी भारतीय सभ्यता का महत्व को समझाते हैं। यानी कि he described about the importance of Indian civilization। उसके बाद बोलते हैं कि he says that Indian civilization has kept its basic features and characters safely till now। वो गांधी जी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है अभी तक अपने अंदर में बेसिक फीचर्स और कैरेक्टर्स को समाहित किया हुआ है अभी तक। इसका मतलब कहने का क्या, गांधी जी बोलते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है आज भी अपने अंदर जो बेसिक कैरेक्टर एंड फीचर्स को सेफली अपने अंदर में समाहित किया हुआ है। सेफली अपने अंदर में समाहित किया, इसका मतलब क्या है, सेफली टिल नाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपको पता है ना कि हमारे देश में न जाने कितने ही आक्रमण हुए ना। तो लेट्स ये बात को होल्ड करते हैं और पहले इस लाइन को कंप्लीट करते तब एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ यूनिक एंड इट कैन नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है बहुत ही अनोखा है। यूनिक मतलब अनोखा है, एंड इट कैन नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड, और विश्व में इसे दबाया नहीं जा सकता। आज तक इसको विश्व में ये हारा नहीं। किसी भी बहुत सारे सभ्यता आए और गए, लेकिन अभी भी हमारी सभ्यता कायम है। आज हम अपने सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में जो है ना, बड़ों को पैर छुआ जाता है, छोटों से प्यार किया जाता है, हमारे घर में आज भी पूजा पाठ किया जाता है। तो आज भी हम अपने जो है कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं, अपने सभ्यता और संस्कृति को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम नेक्स्ट जनरेशन सबको हम यही सब पाठ को पढ़ा रहे। बात समझ में आ गया। देखिए तो हम क्या बोल रहे थे, इस चीज़ को अगर आप होल्ड करके लिख सकते हो तो लिख लीजिए। ओके नाउ इसके बाद में हम जो बात बता रहे थे इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, क्या कि आज भी सभ्यता अपने अंदर में एक इम्पॉर्टेंस सेफली जो है बेसिक फीचर्स और कैरेक्टर को रखा हुआ। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए हम एक इंडिया का मैप बनाते हैं। देखिए ये सिंपल सा है, पूरा नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि भारत में बहुत जितना ज़्यादा आक्रमण हुआ वो इधर से हुए। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट से सबसे ज़्यादा अटैक हुआ हमारे देश पर। सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुआ नॉर्थ वेस्ट से हुआ। समझ गए। सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट से सबसे पहले जो हमारे देश पे आक्रमण करने वाले जो लोग थे वो कौन थे, आर्यन थे। कौन थे, आर्यंस जो थे सबसे पहले अटैक करने वालों में से थे हमारे देश पे। आर्यंस के बाद में आपको पता है मुगल्स आए। कौन आए, मुगल्स लोग भी आए। तो आर्यंस और मुगल्स दोनों ही कहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से। हो गया ना, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये भी नॉर्थ वेस्ट से ही आए। उसके बाद में अगर बात करते हैं अंग्रेज का, तो फिर अंग्रेज इधर से यानी कि समुद्री रास्ते से अटैक करते हैं। समुद्री रास्ता से अंग्रेज अटैक करते हैं। तो उसके बाद में पुर्तगीज़ लोग आए। कौन लोग आए, पुर्तगीज़ लोग आए, है ना। उसके बाद में पुर्तगीज़ के बाद में डच लोग आए। उसके बाद में कौन लोग आया, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स लोग आया। इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, है ना, उसके बाद ब्रिटिशर के बाद में डेन्स आते हैं। डेन्स के बाद में आपका फ्रेंच लोग आते हैं। तो आप देखिए, आपको पता है
जब कोई एक देश, कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी पर, जब कोई एक जगह के लोग किसी दूसरे जगह पे रहने वाले लोगों पर अटैक करता है, तो वहाँ अटैक करने के बाद में सबसे पहला वहाँ का कल्चर को छीनता है, भाषा को लेता है और अपना भाषा, अपना संस्कृति को देता है, ताकि वहाँ का सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाए और मेरा वो अडॉप्ट कर ले और फिर उसका जो है आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? जब आर्यंस आए तो आर्यंस अपने साथ में अपना भाषा, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब कुछ लेकर के आया, है ना, वो इम्पैक्ट किया। जब ये गया उसके बाद में आए कौन? मुगल्स। मुगल्स आए, एक के बाद में एक आया, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपना खान पान, अपना वेशभूषा, अपना भाषा सब कुछ लाया और हमारे देश में ये सब क्या किया? फैलाने लगा। फिर जब मुगल्स खत्म हो गए तो फिर कौन आए? उसके बाद में पुर्तगीज़ आए। पुर्तगीज़ आए तो फिर ये अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति देने लगे। जब ये गए तो डच आए, उसके बाद में डच आए तो डच आया, अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना वेशभूषा सब कुछ देने लगा। जब ये डेंस खत्म हो गया फिर आए इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आए तो आपको पता ही है वो भी अपना सभ्यता, संस्कृति सब कुछ, वेशभूषा, भाषा सब कुछ दे दिए और यहाँ पे आते गया। उसके बाद में डेंस आया, फिर फ्रेंच आया। आप सोचिए कि एक के बाद एक हमारे देश में इतने सारे आक्रमणकारी रहे, उसके बाद भी, है ना, ऐसे नहीं कि ये आए और चले गए, आए और 100 साल, 200 साल, 250 साल तक रहे यहाँ पर। आर्यंस आए तो ना जाने कितने साल रहे, मुगल्स आए तो ना जाने कितने साल से रहे, ब्रिटिशर्स आए तो कितने साल रहे। ऐसा नहीं कि आए और चले गए, तो इतना सालों तक हमारे देश में वो राज किए, है ना, व्यापार के रूप में आते थे और यहाँ पर क्या है? रहते थे। हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जिसका एक अपना ही इतिहास रहा है। ऐसे नहीं हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि अगर सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता तो ये लोग यहाँ पे झक मारने के लिए नहीं आते, है ना। अगर ये गरीबों का देश होता तो ये यहाँ पर क्या करने आते? आखिर कुछ तो होगा जो ये लोग को ये अट्रैक्ट किया, है ना, यहाँ पर आए। हमारे देश का कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। विश्व जो है हमारा क्या है? एक परिवार है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इतना सारा जो आक्रमणकारी आया, अपने साथ में अलग अलग तरह का भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पीन, संस्कृति, सभ्यता लाया। उसके बाद भी हमारा देश में सभ्यता और संस्कृति जो हमारा रहा है स्टिल आज तक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने अगले पीढ़ी को उसको देंगे, जो बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। यू हैव टू इमेजिन दैट कि अगर आपके घर में लगातार 200 साल तक कोई और आए और अपना भाषा बोलने लगे, तो क्या आप उस भाषा को सीख जाओगे? तो अपना धीरे धीरे आपका जो सभ्यता और संस्कृति वो खत्म नहीं हो जाएगा। आप देखोगे कि जो लोग गांव से शहर जाते हैं ना, और शहर में जाने के बाद में 2 साल के बाद लौटेंगे तो उनका भाषा बदल जाएगा, उनका खान पीन बदल जाएगा, उनका टेस्ट बदल जाएगा, है ना, उनका रहना सहन बदल जाएगा। अगर कोई आदमी गांव से शहर जाता है कमाने के लिए, 10 साल बाद में आएगा तो उसका सब कुछ बदल जाएगा, उसका भाषा, उसका टेस्ट, उसका वेशभूषा, हो सकता है उसका संस्कृति सभ्यता बदल जाए, वो पूजा पाठ करना छोड़ दे। सोचिए, तब तो ये हमारा देश है और इस देश पे इतना ज़्यादा लोग, इतना 100 साल तक से प्लस, न जाने कितना 100 साल तक ये लोग जो है राज किया। उसके बाद भी हमारा कल्चर, हमारा सभ्यता स्टिल आज तक सस्टेन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और यही है कैरेक्टर और फीचर्स को अपने आप में आज तक समाहित किया हुआ है। इतना आसानी से नहीं था। तो गांधी जी ये बात बोलते हैं कि जो हमारा जो पूर्वज थे, जिस तरह से जो नींव रखे थे ना हमारे सभ्यता संस्कृति का, वो कमाल का था। क्या कमाल का था। बहुत सारे ऐसे सभ्यता संस्कृति बने, रोम्स था, ग्रीस था, ओटोमन एम्पायर था, जापान था, अलग अलग तरह का, चीन का अपना कल्चर था। लेकिन वे लोग, सभी लोग, या तो कुछ सभ्यता खत्म हो गया, या तो कुछ जो सभ्यता बची वो वेस्टर्न सभ्यता को अपना लिए, वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए। समझ रहे? यहाँ तक समझ गए? कोई डाउट नहीं? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे लिखते हैं और चर्चा करते हैं। इसको नोट डाउन कर सकते तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में लिखा है उसी के आगे कि रोम, क्या? रोम, ग्रीस, चाइना and many other countries left
left their own ancient civilization and accepted western civilization. The people of those countries believe in materialism, but Indian civilization did not change. It is really said that our mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. And still it remains unsatisfied. चलिए देख क्या है, देखिए अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लिखा क्या है कि रोम, ग्रीस, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज लेफ्ट देयर ओन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या, रोम, ग्रीस, चाइना ये दूसरे सभ्यता थे। जिस समय में हमारा सभ्यता चरम सीमा पर था ना, उसी के लगभग में ये सब भी सभ्यता है ना डेवलप कर रहे थे, विकास कर रहे थे। लेकिन तब आया अंग्रेज का शासन। उस समय में क्या हुआ कि रोम, ग्रीस, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज लेफ्ट देयर ओन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब समय के साथ में बदलाव आया, चेंजेस आया। तो इन सब सभ्यताएं में, इन सब देश में जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, या तो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में वो वेस्टर्न सभ्यता को अपना लिया। क्या हमने ऐसा किया? आज क्या हम पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को आज अपना लिए हैं? हाँ, हम समय के साथ में अपने सिविलाइजेशन में, अपने कल्चर में नए नए चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, हम चीज़ों को समय के साथ में अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन हम जो अपना, जहाँ पे हमारा जो जड़ है, जो हमारा रूट है, हम उसको छोड़ रहे हैं? नहीं ना, हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। आज भी पूजा होता है तो हमें टीका लगाना शुभ माना जाता है। जब घर से निकलते तो माँ हमें दही खिला करके भेजती हैं, मीठा खिला करके भेजती है कि जा बेटा एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, आप भी देने जाओगे जब बोर्ड का, तो आप दही खा के जाओगे, मीठा खा कर जाओगे, और माँ आपको बोलेगी कि तुम्हारा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, आप मीठा कुछ खा के जाओ या दही खा के जाओ। दिस इज़ द कल्चर, ये है हमारा कल्चर, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोम का, ग्रीस का, चाइना के, इन कंट्रीज़ में, इन देशों में भी अपना सभ्यता संस्कृति था, लेकिन समय के साथ में खत्म हो गया और उन्हें जबरन क्या करना पड़ा? वेस्टर्न सभ्यता का, इनकी पश्चिमी सभ्यता को अपनाना पड़ा। आखिर क्यों उनको अपना सभ्यता छोड़ना पड़ गया और इस सभ्यता को, इनके पश्चिमी सभ्यता को अपनाना पड़ा? क्योंकि उनके पूर्वज उस तरीक़ा से नींव नहीं रखे थे जिस तरीके से हमारा नींव रखा गया अपने सभ्यता और संस्कृति का। हमारा सभ्यता और संस्कृति का जिस तरह से नींव रखा गया, उसका इस विश्व में मुकाबला नहीं, है ना। इसलिए आज भी हमारा जो सभ्यता और संस्कृति वो इमूवेबल है,
not beaten in the world. That means our culture and civilization is immovable, whether it's the present time or in future time. I will hope that we will hope कि we will never be let to go and we will never left our root, because if we left our root, that means it's the time to be vanished and destruction. But these countries has left their own what culture and adapt western civilization. Okay, that means कि कहना चाहते हैं हम कि इन कंट्रीज ने अपना सभ्यता को छोड़ा और वेस्टर्न को अडॉप्ट किया, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद में द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज बिलीव इन मटेरियलिज्म। गांधी जी कहते हैं कि इन देशों के लोग जो है किस पे यकीन करते हैं, मटेरियलिज्म पे बिलीव करते हैं। ये मटेरियलिज्म क्या है? मटेरियलिज्म का मतलब भौतिकतावाद। भौतिकतावाद मतलब जो चीज़ फिजिकल वर्ल्ड में होता है, जैसे पैसा के पीछे भागना, चकाचौंध के पीछे भागना। शहरों में क्या है, इफ़ यू विजिट टू सिटीज़ में आपको लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त, बहुत ज़्यादा बिजी दिखेंगे, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वहाँ पे जाते हैं, आपको पता चलेगा कि लाइफ कितना ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, इट्स अ टू फास्ट लाइफ। तो यहाँ पे मटेरियलिज्म का मतलब भौतिकतावाद में व्यस्त रहना। इन देश के लोग जो है मटेरियलिज्म पे बिलीव रखते हैं। मटेरियलिज्म का मतलब पैसा उनके लिए इम्पोर्टेंस है, घर, कारोबार, ज़मीन, जायदाद, खान पीन, ये सब पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इनका यकीन है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इनका यकीन है। किस पे? मटेरियलिज्म पे। तो बोलते हैं कि द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज बिलीव इन मटेरियलिज्म, बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज। लेकिन भारतीय सभ्यता बदला नहीं, जैसा था आज भी वैसा ही, बस इसमें चीज़ें अपग्रेड हुआ, क्योंकि समय के साथ में वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। अगर हम समय के साथ में अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम चल पाएंगे क्या? आज से 10 साल पहले जो नोकिया है ना, जो लावा का मोबाइल चलता था, आप लोग यूज़ करते, आप लोग शायद देखे भी नहीं होंगे, है ना। आप लोग तो स्मार्टफोन बड़ा बड़ा वाला, एकदम इतना बड़ा वाला, हेलो, इस तरह का यूज़ करते हैं और आधा चटियाते हैं समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो बदला नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज हमारे सभ्यता और संस्कृति का जो बेस रखे थे, वो रैली में एक अलग ही तरीके से था, इसलिए आज भी सस्टेन है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ रियली सेड दैट आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। और गांधी जी अब कहते हैं क्या कि दैट आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट wants and still remains unsaturated। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, इसको अगर उतारते हैं तब। हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि इस पे बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया 4 मार्क्स का। ये लाइन आपका स्टेटमेंट दे दिया जाता है, आप 4 नंबर का पूछा था कि इसका पूरा एक्सप्लेन कीजिए, कम से कम 150 से 200 शब्द में लिखिए। इसका मतलब क्या है समझाते हैं। देखिए क्या लिखा, आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्ट का मतलब आराम करना, रेस्टलेस का मतलब जो आराम नहीं करता, जो बहुत अस्त व्यस्त होता है, उसे हम रेस्टलेस बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, गांधी जी जो हैं वो एक ऐसा पक्षी से हमारा मन का तुलना करते हैं, हमारे चंचल दिमाग का, ब्रेन का तुलना करते हैं, जो कभी एक जगह पर स्थिर नहीं होता। यू विल फाइंड दैट कि कोई भी पक्षी कभी एक डाली पे नहीं बैठा रहता, वो कभी एक डाली से दूसरे डाली, कभी दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कि वो सुबह से लेकर के शाम तक ना जाने वो कितना डालियाँ बदल चुका होता, उसे खुद पता नहीं होता। ठीक उसी तरह से सुबह से लेकर के, जगने से लेकर के सोने तक हमारे मन में ना जाने कितने तरह के ख्याल आते हैं, आपको पता भी नहीं होगा, लाखों लाख विचार आते हैं। हर पल हमारा विचार बदलता है, सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और। किसी इंसान को देखने के बाद हमारा विचार बदल जाता है। यानी कि हमारा मन भी एक क्या है, रेस्टलेस क्या है, बर्ड है। मतलब कि एक ऐसा पक्षी जो कभी एक जगह पर स्थिर नहीं, तो अस्थिर मन, हमारा मन जो है बहुत अस्थिर है। बहुत लोग, यानी इसीलिए तो हमारे कल्चर में योग है ना, मेडिटेशन है, साधना है, ये सब चीज़ों से हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, दिमाग है, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि एक ऐसा पक्षी जो कभी एक जगह पे टिकता नहीं है। हम कभी भी एक जगह पे अपना मन को केंद्रित नहीं कर पाते। आप जब बैठते हो पढ़ने के लिए, सच बताना, एकदम कमेंट करना कि किसको किसको जो है
ऐसा होता है किसके साथ में होता है, जब भी आप बैठने पड़ते हो तब को दिमाग में आता है कि यार वो काम नहीं किए, अरे यार वो दोस्त को इतना पैसा दिए थे क्या होगा, अरे यार कल शादी है दोस्त का, जाना है, कपड़ा लेना है, अरे यार जब फ़ोन में रिचार्ज नहीं करवाए हैं, उससे बात नहीं हुआ यार, गुस्सा हो जाएगी क्या ये वो बटेवा होता है कि नहीं। पढ़ने बैठो हो तो 50 तरह का दिमाग में चलेगा, अगर काम कर रहे हो तो पढ़ाई का टेंशन, आप पढ़ाई करने बैठे हो तो फिर दूसरी चीज़ का टेंशन, यानी कि पढ़ना ही दुश्वार हो चुका है। ऐसा आपके साथ होता है ना, कमेंट करके बताइएगा क्या क्या होता है। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो अस्थिर, बहुत चंचल है, कभी भी एक जगह पे केंद्रित नहीं रहता, जितना ज़्यादा इसको दोगे उतना ज़्यादा वो चाहेगा, और अंत में ये अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट ही रहता है। इसका मतलब क्या, गांधी जी कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है बिल्कुल क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह। रेस्टलेस बर्ड का मतलब किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं रहता। हम जितना ज़्यादा अपने मन की इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के चक्कर में लगे रहेंगे, कभी वो पूरा नहीं होगा। जैसे में शादी का माहौल है, सब लोग नया नया मस्त क्लॉथ्स खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, आप एक कपड़ा खरीदोगे, आपका मन में काश 2 और सेट होता। आप गए वॉच खरीदने, एक घड़ी खरीद, नहीं यार इसे और थोड़ा महंगा रहता ना, ये वाला क्वालिटी का रहता ना तो कितना मज़ा आ जाता। अरे यार काश मेरे पास स्कूटी होता, अरे यार मेरे पास बाइक होता, यार मेरे पास काश ये बुक होता, काश मेरे पास वो बुक्स होता, काश मेरे पास वो ऐसा घर होता, काश मेरे पास ये होता, काश वो होता, काश में भी रहता। और एक लड़का, यार ये होती ना तो ज़िंदगी सेट था, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं था ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि हमारा मन जो है अस्थिर है, किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं हो सकता। हम जितना ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा। हम जितना ज़्यादा चाहेंगे कि अपने मन को पूरा कर लें वो कभी हो ही नहीं सकता, और अंततः यह जो असंतुष्ट ही रह जाता। आप जितना ज़्यादा कोशिश कर लो कभी ये पूरा हो ही नहीं सकता, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा ये अनसेटिस्फाइड रहेगा। समझ रहे हो ना। तो यहीं पर ये बात लाइन जो है इस बात को कहता है। यहाँ तक समझ गए, नोट डाउन करिए। चलिए तो इस चैप्टर में मेनली हमें जो है इस बात को समझना है कि आखिर गांधी जी का थॉट क्या है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, आपको या तो इस चैप्टर का समरी आएगा, या तो उस तरह का 4 मार्क्स में आएगा, या उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। ये एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, है ना। ये हो गया आपका इंडिया और ये आपका वेस्टर्न, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में और वेस्टर्न कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या दोनों में अंतर है। आपको पता है कि सबसे पहला अंतर तो यही है कि ये क्या है, स्टिल इमूवेबल, ये इमूवेबल है, समय के साथ में ये अपग्रेड कर रहा है, लेकिन वो चेंज पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, चेंजिंग विथ टाइम। ये समय के साथ में, ये टाइम के साथ में चेंज हो गया, चेंज्ड विथ टाइम, समय के साथ में ये चेंज हो गया वेस्टर्न कल्चर। दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो क्या है, ये बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड एथनिसिटी। ये एथनिसिटी पे, मोरालिटी पर बेस्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो किस चीज़ पे बेस्ड है, मटेरियलिज्म पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है मटेरियलिज्म पे, भौतिकतावाद पे। बताए हैं मटेरियलिज्म किसे बोलते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जैसे पैसा, जैसे गाड़ी, जैसे शोहरत, जैसे इज्जत, जैसे घर, कारोबार, इस तरह की चीज़ों को हम मटेरियलिज्म का नाम से जानते हैं। तीसरा जो डिफरेंस अगर हम बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में तो ये है, ये ह्यूमनिज्म को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स ह्यूमनिज्म एंड इसका जो गोल है पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड, ये इसका अल्टीमेट गोल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इट प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड इसका गोल
क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, साइंस एंड टेक को क्या करना, आगे प्रमोट करना। ये प्रमोट करता है साइंस एंड टेक को, समझ रहे हो। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर में। गांधी जी बताते हैं कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो इमूवेबल है, ये आज तक ये चेंज नहीं हुआ, ये चीज़ें इसमें अपग्रेड हो रही हैं लेकिन बदल नहीं रहा, लेकिन ये चेंज हो जाता है, चेंज भी हुआ, बहुत बार चेंज हुआ है। अगर हम बात इसमें करते हैं तो ये मोरालिटी पर और इथेनिसिटी पे, मोरालिटी इथेनिसिटी मतलब नैतिकतावाद पे, जैसे मैं है ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, है ना, छोटों से प्यार करना चाहिए, हम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगनशील होना चाहिए, किसी के लिए किसी तरह से हम ईर्ष्या ना करें। दिस इज कॉल्ड कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग हमारे सभ्यता और संस्कृति में है। और ये अगर ये बात करते हैं तो ये मटीरियलिज्म पे बात करता है, यानी कि भौतिकतावाद की बात करता है। इनमें है कल्चर, इनके कल्चर में है बड़ों का पैर छूना, नो, गले मिलना, हाथ मिलाना, इस तरह की चीज़ें होता है ना। उसके बाद में क्या है, ह्यूमनिज्म एंड गोल पीस ऑफ माइंड, यानी कि हमारा जो कल्चर है वो मानवता को आगे बढ़ाता है ना, है कि नहीं, मानवता को आगे बढ़ाता है। और हमारे कल्चर में हमारे मन की शांति ही सबसे बड़ा चीज़ है, तभी तो हम भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि हमारा मनोकामना पूरा हो, हम इसलिए जाते हैं ताकि हमें वहाँ थोड़ा सा मन की शांति मिले। दैट्स वाई वी वर्शिप द गॉड, है ना। उसके बाद आप लोग होता कुछ बच्चा लोग एग्ज़ाम से पहले जाते हैं, भगवान से बोलते हैं, हे भगवान इस बार आप पास हो गए ना तो 50 केजी लड्डू, लेकिन एक लड्डू चढ़ाओगे अब बाकी पूरा का पूरा खुद खा जाओगे, है कि नहीं। स्कूल से लेकर के जहाँ एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ से लेकर घर के बीच में जब वो लड़का या लड़की एग्ज़ाम देने जाते तो बीच में जितना मंदिर आ जाता है ना, सबका सामने सर झुक जाता है और सबको बोलते हैं हे भगवान इस बार पार लगा दिया, अगला बार फिर अपने से कर लेंगे ऐसा होता है। ये यानी कि मन की शांति इसका अल्टीमेट गोल है। लेकिन अगर बात करते हैं इसका, तो इसका जो अल्टीमेट गोल है क्या है, डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, यानी कि डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। ये हो गया अंतर आपका क्या, इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में। सिंपल से ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, यहाँ तक समझ गए। चलो चलिए इसके आगे और लिखते हैं और समझाते हैं। लिखा है कि आवर एंसेस्टर्स कौन, आवर एंसेस्टर्स did not want to live in cities and they believed in home rule. The Indians believe in restriction, but the people of Western countries believe in materialism, and human desire and human wants and desire, and what desire, etc. At last he says that our
he says that our civilization and culture, our civilization depends on restricting wants and promote self control, but western culture depends on human wants, that's it. देखिए और समझिए क्या है लिखा है ना कि आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़ एंड दे बिलीव्ड इन होम रूल, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे ना वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे, उन्हें अपना गांव बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो गांव में अपने आप को जितना फ्रीडम आज़ाद अपने आप को महसूस करते थे, है ना, फ्री महसूस करते थे, वो उतना ज़्यादा शहरों में नहीं। जब वो शहर जाते हैं तो बताते हैं कि शहर जो है एक ऐसा जगह जहाँ पर आपका मन का जो शांति वो भंग हो जाता है, आप पूरा मटेरियलिज्म की तरफ भागने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कर क्या रहे हो, जो भीड़ कर रहा है वो आप भी कर रहे हो, you just lose yourself in that crowd. But on the other hand, the people of our country, our ancestors explains that they find their peace of mind in the village. Okay, they enjoy their freedom in the village, they connect themselves with the nature, with the motherland in the village. That means कि हमारे जो पूर्वज है इस बात पे जोर डालते हैं कि जो उन्हें मन का शांति, जो अपने नेचर से कनेक्शन, अपने आप को समझते हैं वो गांव में, वो शहर में जाने से मना करते हैं, वो शहर में रहने से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़ एंड दे बिलीव्ड इन होम रूल। होम रूल कहने का मतलब गांव, वो गांव में जा कर के खुद से खेती बाड़ी करना, कम संसाधन में जीवन को यापन करना उनका मानना है हमारे पूर्वज का, गांधी जी के अकॉर्डिंग, कि हम जितना कम संसाधन में अपने आप जीवन को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा, क्योंकि अगर हम संसाधनों के पीछे भागने लगेंगे तो कभी तो पूरा ही नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे आप 4 रोटी खाते हो, है ना, एवरीडे पे, अगर आपका मन बदला तो आप 4 रोटी की जगह पे आप सोचोगे नहीं रोटी रोज़ खा रहे यार, आज चाउमीन हो जाए, चाउमीन पे चले गए, चाउमीन खाए या नहीं यार चाउमीन तो आज ठेला पे, कल रेस्टोरेंट में खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट चले गए कि यार रेस्टोरेंट खा रहे हैं, नहीं खुद का होटल खोला जाए तो खुद का होटल खोल दे। तो ये वांट्स कभी रुकेगा नहीं, ऐसे ही गांधी जी बोलते हैं। समझ गए ना यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा पूर्वज बोलते क्या है, वो सिटीज़ में नहीं रहना चाहते, वे बिलीव करते हैं होम रूल पे। होम रूल का मतलब कि वो खुद के गांव में रहना चाहते हैं और खुद का जीवन खुद से यापन करना चाहते हैं, वो खुद का खेती बाड़ी करना चाहते हैं और सब कुछ खुद करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे होम रूल कहा गया। वो किसी के अंदर में रह करके, किसी फैक्ट्री में काम करके जीवन को यापन नहीं करना चाहते, वो खुद के घर में खुद का मालिक रह करके काम करना चाहते हैं। उसके बाद The Indians believe in restriction, but the people of Western countries believe in materialism। यानी कि जो भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो रिस्ट्रिक्शन पे बिलीव रखते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब खुद को रोकना। जैसे मानकर चलो, आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आप मोबाइल लिए पढ़ने के लिए, मेरा लेक्चर देखने के, चलो यार आज भैया नया वीडियो अपलोड किए हैं इंग्लिश ग्रामर का, लिटरेचर का, चलो देखने चलते हैं। जैसे ही मोबाइल ओपन किया, यूट्यूब गए, दिख गया रील्स बढ़िया सा, बस रील्स पे क्लिक किए और एक के बाद एक मन कर रहा है कि नहीं देखे, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती देख रहे हो। लेकिन हमारे कल्चर में ये सिखाया जाता है कि कैसे खुद को रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं यकीन करते खुद पे कंट्रोल करने की, हम खुद पे कैसे कंट्रोल करें, है ना। जैसे आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, रील्स पे रील्स देखे जाते हो, इंस्टा खोले तो इंस्टा पे 1 घंटा, यूट्यूब खोले तो यूट्यूब पे 2 घंटा, और व्हाट्सएप पे गए तो व्हाट्सएप पे 2 घंटा, वैसे ही आपका 8 घंटा दिन का निकल गया, रात हुआ खाना खाए सो गए, और फिर सुबह उठे तो फिर मज़ा वैसे चालू हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर यकीन करते हमारे पूर्वज रिस्ट्रिक्शन पे, वो रील्स नहीं देखते थे,
है ना। ऐसे नहीं कि उनके सामने में रील्स है वो मस्त रील्स देख रहे हैं, वो नहीं, अपने आप को कंट्रोल करते थे। बट द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव इन मटेरियलिज्म, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो बिलीव करते हैं मटेरियलिज्म पे, एंड ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर, वो मटेरियलिज्म पे बिलीव रखते हैं, करते थे, वो ह्यूमन वांट्स पे और वो डिज़ायर पे यकीन करते हैं। कौन? वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिम के देश के लोग जो है मटेरियलिज्म पे, ह्यूमन डिज़ायर पे, यानी कि मानव की इच्छाएं, उसका क्या इच्छाएं हैं? आपका इच्छा है कि अच्छा करना है, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करियर में बनाना, खूब पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना, आपकी इच्छा होगा, वांट्स होगा ना, सिंपल से ही बात है। एट लास्ट अंत में गांधी जी बोलते हैं क्या? ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड प्रमोट सेल्फ कंट्रोल। वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, हम अपने इच्छाओं को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, खुद पे हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। आपका मन कर रहा है कि हम बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, चाउमीन खाएं, लेकिन आप नहीं खा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम वो खाएंगे तो मेरा तबीयत खराब होगा, मेरा पेट खराब होगा, इससे मेरा ही नुकसान है, तो आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। और इस चीज़ को ही गांधी जी प्रमोट करें, यानी कि हमारी सभ्यता संस्कृति में है कि हम सादा जीवन, सादा खाना खाएं। गांधी कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, जितना हम सादा जीवन जिएंगे उतना ज़्यादा हमारा विचार जो होगा बेहतरीन होगा। आप कुछ भी पहनते हो, कुछ भी खाते हो, मतलब आप सादा खाते हो और सादा कपड़ा पहनते हो, दैट मीन्स कि कोई सिंपल क्लॉथ, लेकिन आपका थॉट बहुत ऊंचा है, इसका मतलब आप एक बेहतरीन इंसान हो अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी बोलते हैं क्या है, वो प्रमोट करते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति है वो निर्भर है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, हम अपने इच्छाओं को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, खुद पे हम कैसे संयम रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर का अगर बात करते हैं, वो डिपेंड करता है ह्यूमन वांट्स पे, ह्यूमन की इच्छाओं पर, वो अपना ह्यूमन इच्छा यानी कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। समझ गया? यानी कि ओवरऑल इस चैप्टर में गांधी जी हमारी सभ्यता के बारे में बात करते हैं क्या, कि हमारी सभ्यता जो है बहुत ही विकसित है, हमें अपने रूट को पकड़ना चाहिए, हमें अपने सभ्यता संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, हमें समय के साथ में अपग्रेड करना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी आ रहा है उसे अपडेट करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता का चीज़ें हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों को हमें देखना चाहिए, क्या हमारे लिए जो ज़रूरी है, क्या समय के साथ अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उस चीज़ को अपडेट करेंगे, उस चीज़ को अपने अंदर लेंगे, लेकिन अगर जो चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम बाहर निकाल फेंकेंगे। ये कहते हैं गांधी जी। वेस्टर्न कल्चर अपने जगह पर ठीक है, वो अपने परिवेश के अकॉर्डिंग, वहाँ के अकॉर्डिंग वो अपने जगह ठीक है, लेकिन हमारे भारत के अनुकूल, अपने भारत के हिसाब से वो वाला परिवेश वेस्टर्न कल्चर यहाँ ठीक नहीं है। अगर वेस्टर्न कल्चर कंप्लीट अगर यहाँ हावी हो जाता है तो ये समय के साथ में आने वाले कुछ साल में ये खतरा में आ जाएगा, हो सकता है कि कुछ खतरनाक चीज़ हो जाए। ऐसा गांधी जी बोलते हैं अपने फुल इस पूरे चैप्टर में। गांधी जी मोरालिटी को, ह्यूमैनिटी को, एथनिसिटी को, पीस ऑफ माइंड को प्रमोट करते हैं। हम बोलते हैं कि हमें नैतिकतावादी की तरफ देखना चाहिए, इंसानियत की तरफ देखना चाहिए, हम मन के शांति के लिए देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। हमारा कल्चर बोलता है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड मटेरियलिज्म, वी जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या सोचते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। हम किस तरह का सोचते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा किस तरह का विचार है, हमारा विचार बच्चों को लेकर के क्या है, हमारा विचार बुजुर्ग को लेकर के क्या है, हमारा विचार महिलाओं को लेकर के क्या है, हमारा विचार भविष्य को लेकर के क्या है, हमारा विचार खुद के प्रति क्या है, हमारा विचार समाज के प्रति क्या है। इस बात को ज़्यादा प्रमोट करता है हमारी सभ्यता और संस्कृति। हमें अपने समाज से जुड़े रहना चाहिए, अपने सभ्यता संस्कृति को पकड़ के रखना चाहिए, अपना रूट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसी बात को इस चैप्टर में गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, है ना। और जो हम लिख रहे थे आप साथ साथ में लिख रहे होगे, ये आपका समरी भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट होता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो यही रहा आपका आज का चैप्टर, और ये चैप्टर 1 आपका फिनिश रहा। इन नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस क्वेश्चंस, ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।